तो मैं डॉक्टर जयदीप राज डामोर MBBS MD मेडिसिन और DM नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। मैं तामटिया राठौड़ गढ़ी ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं और मेरे दादाजी भी टीचर रहे हुए हैं। तो मैं आज अपनी मेडिकल करियर के बारे में शुरुआत से बताऊंगा और स्पेशली मेडिकल के जितने भी एग्जाम हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो मेडिकल नीट में आप लोग जानते होंगे कि मेनली 3 स्टेज के एग्जाम होते हैं। नीट यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम होता है जिसमें MBBS के लिए सेलेक्ट होते हैं। सेकेंड उसका पड़ाव होता है नीट PG पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसके लिए MD और MS के लिए एग्जाम देना होता है। और थर्ड जो एग्जाम है उसको बोलते हैं नीट सुपर स्पेशलिटी। तो सुपर स्पेशलिटी, तो इन तीनों एग्जाम को क्रैक करने वाला मैं बांसवाड़ा का फर्स्ट स्टूडेंट हूँ। तो ये कहते हुए मुझे बड़े खुशी हो रही है, क्योंकि इस तीनों एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, ये आप सब लोग का आशीर्वाद, मेरे मम्मी पापा का प्यार, मेरे टीचर्स का प्रयास, इस सब की वजह से मैं आज इस मुकाम पे आया हूँ कि आपके सामने मैं मेरी जीवनी के बारे में आपको कुछ बता पा रहा हूँ। तो मेरी स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई। 1st to 5th क्लास मैंने अपने मम्मी पापा के स्कूल में ही पढ़ाई की थी, तामटिया राठौड़ में ही। 6 to 8 मैंने नाहली गवर्नमेंट स्कूल से किया। 9th और 10th मैंने गढ़ी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से किया। 11th और 12th मैंने बागीदोरा गवर्नमेंट स्कूल से किया। तो जब तक मैं 12वीं में था तब तक मुझे पता नहीं था कि मुझे आगे करना क्या है, पर एक चीज थी मन में कि आगे कुछ ना कुछ ऐसा करना है, अलग करना है, जिससे कि अपने समाज का, मेरे परिवार का नाम रोशन हो। तो 2011 में मैं कोटा गया कोचिंग के लिए एलन में। तो वहां जाके देखा कि जहां से मैं आया हूं वहां से तो यहाँ बहुत कुछ अलग है। यहाँ मुझे बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर लाखों बच्चे हैं और उनके साथ मुझे कम्पीट करना है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ नीट सेलेक्ट होके भी आए हुए हैं, यूजी वाले। तो सबको ही पता होगा वहाँ लाखों बच्चे होते हैं, एक बेच में हजारों बच्चे होते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम में जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। तो उसमें मेरे 2500 स्टूडेंट में मैं टॉप 100 में था। पर दिक्कत यही थी कि वहाँ पर टॉप 20 लोगों को ही मेडल दिया जाता था। तब होता तो है ही कि मैं भी जाऊं स्टेज पे और मुझे भी मेडल मिले। तो उसी वजह से मैं आगे ट्राई करता रहा, थोड़ा अपन को खुद को और इम्प्रूव करने के लिए। तो मुझे स्टेज पे आने में मुझे 6 महीने लग गए। मतलब टॉप 100 से टॉप 20 में होने के लिए मुझे नेक्स्ट 6 मंथ तक कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करना पड़ा, तब जाके मैं टॉप 20 में आया और फिर मुझे मेडल मिला। पर एक बार जब मुझे मेडल मिला, दिवाली के बाद की बात है, उसके बाद के नेक्स्ट 15 से 20 जो एग्जाम थे कंडक्ट किए थे, जिसमें माइनर और मेजर टेस्ट थे, उसमें मैं कभी टॉप 10 से बाहर नहीं गया। फिर 2011 में हमारा बैच लास्ट था जिन्होंने RPMT एग्जाम दिया था। 2012 वाला 2013 से नीट आ गया। तो RPMT एग्जाम हुआ, उसमें मेरी TSP में तो फर्स्ट रैंक थी और राजस्थान में ST में फर्स्ट रैंक थी और जनरल मेरिट में मेरा 201 रैंक था। इसके बाद मैंने ऑल इंडिया एग्जाम भी दिया। उस टाइम AIPMT होती थी, अभी तो नीट ही होता है। तो ऑल इंडिया PMT में मेरा ऑल इंडिया ST में 12th रैंक था। तो उसमें मुझे दिल्ली भी मिल रहा था, मतलब मोस्ट ऑफ जितने भी कॉलेजेस थे वो मुझे मिल रहे थे। पर वही है कि घर वालों की वजह से फिर और
बच्चा छोटा है, इसकी वजह से उन्होंने मुझे अहमदाबाद ही भेजा कि सबसे पास में वही पढ़ता है। तो जैसे ही अहमदाबाद गया थे तो हम हिंदी मीडियम गए। अब शुरुआत में एमबीबीएस में तो सब कुछ इंग्लिश में ही आता, आपको सबको पता ही होगा। तो अहमदाबाद में सीन होता है कि या तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए या फिर गुजराती, हिंदी का कोई सीन नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर जैसे फर्स्ट ईयर की क्लासें हो रही है तो टीचर्स बोल रहे हैं कि या तो आप इंग्लिश में बोलो या फिर गुजराती के ट्यूशन कर लो, हिंदी से काम नहीं चलेगा। तो फिर वहाँ पर भी स्ट्रगल चालू हो गया। मैंने सोचा कि एक स्ट्रगल खत्म हुआ, ये तो और ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल चालू हो गया। तो जैसे तैसे उस स्ट्रगल को भी पार किया। ऐसे ही एक बार सेकेंड ईयर पैथो की क्लास थी, तो वहाँ पर ऐसे प्रोफेसर मैम थे, तो सब लोग थोड़ा सा फ्री थे, तो सबसे पूछ रहे थे कि आपको आगे जाके करना क्या है। तो मेरे बेचमेट थे, कोई बोल रहा है कि मुझे रेडियोलॉजिस्ट बनना है, कोई बोल रहा है कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, कोई बोल रहा है न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। मुझे पूछा गया, मुझे तो आगे का पता ही नहीं था। मुझे इतना ही था कि एमबीबीएस कर लेनी है, फिर अपने एरिया में जाके डॉक्टर लग गया, बहुत बड़ी बात है अपने लिए। मेरे को पूछा गया था आपको क्या करना है, मैंने कहा मैम मुझे तो कुछ पता नहीं है, एमबीबीएस खत्म हो जाए बहुत बड़ी बात है। पर धीरे धीरे जैसे फाइनल ईयर में आए, फिर नीट पीजी का एग्जाम देने का हुआ। तो बीजेएमसी अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल आपको पता ही है, पूरे अपने एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पेशेंट रेट बहुत ज़्यादा है। तो हमारी इंटर्नशिप काफ़ी हेक्टिक होती थी। तो इवन हम लोग इंटर्नशिप में चलते फिरते भी पढ़ाई करते थे, मतलब पेशेंट भी देख रहे हैं, पेशेंट का काम ब्लड बैंक में जा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हम नोट साथ में रखते थे, क्योंकि यही था कि नीट पीजी को इंटर्नशिप के साथ ही क्रैक करना है। तो सबकी दुआओं से नीट पीजी भी उसी साथ मेरा सिलेक्शन हो गया, और मैंने उस टाइम भी ऑल इंडिया एसटी में 50 रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया इंटर्नशिप के साथ में। अब फिर से बात आई कॉलेज लेने की, तो फिर से फंस गए कि फिर से मम्मी पापा का था कि बाहर नहीं जाना है। मेरी छोटी बहन जूही जो उस टाइम एसएमएस में थी, मेरा भाई नीरज वो जोधपुर में था, छोटी बहन धर्मिका वो भी एसएमएस में थी, मतलब हर कोई राजस्थान में था और मोस्टली एसएमएस में थे। तो सबको यही था कि अब जहाँ भाई बहन है वहीं जाना है, पर मुझे हमेशा से था कि मुझे कुछ अलग करना है। तो फिर मैं जिद पे बैठ गया, नहीं मेरी तो रैंक अच्छी आई है, मैं तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जाऊंगा। तो फिर यही था कि घर वालों का कहना था कि यूपी बिहार में तो जाना ही नहीं है, ठीक है। तो भी फिर मैं यूपी चला गया। तो फिर मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमडी मेडिसिन में एडमिशन लिया 2018 बैच में। तो आपको पता ही है मोस्ट ऑफ जितने भी मेरे डॉक्टर सीनियर हैं, एमडी मेडिसिन थोड़ी हेक्टिक ब्रांच है, बहुत बार हमें 36 आवर 48 आवर्स 72 आवर्स तक भी कंटिन्यू ड्यूटी करनी पड़ती है फर्स्ट ईयर में रेजिडेंसी में। तो शुरुआत के 1-2 महीने में ही पैर सूज गए, पैरों से खून आने लग गया। तो पापा को कॉल किया, पापा नहीं हो रहा। तो पापा बोलते बेटा आ जा, अब तो ये तेरे को बोला ही था नहीं जाना यूपी बिहार में, जिद करके गया, कोई बात नहीं आगे फिर और हो जाएगा, वापस आ जा घर। तो फिर मैंने पापा को कॉल करना ही बंद कर दिया कि मैंने अब तो करना ही नहीं तो फिर से नेगेटिव बोलेंगे कि आजा बेटा। तो फिर 3 साल की मेहनत से एमडी मेडिसिन भी मिल गया। उस टाइम मैंने बीएचयू में एमडी मेडिसिन में यूनिवर्सिटी एग्जाम में 3rd रैंक प्राप्त करी। अब उसके आगे का फिर था कि अब मुझे क्या करना है। तो जनरली अपने आरपीएससी एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आपको पता ही होगा। तो उसके लिए 1 साल की एसआरशिप चाहिए होती है सीनियर रेजिडेंसी की। तो मुझे यही था कि 1 साल एसआरशिप कर लेता हूँ बीएचयू में और अपने राजस्थान में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन जाऊंगा। पर फिर मेरे दोस्त थे, उनका कहना था कि नहीं नीट सुपर स्पेशलिटी करनी है। अब नीट सुपर स्पेशलिटी के बारे में आप बहुत ही कम लोग जानते हैं। नीट सुपर स्पेशलिटी भी एनटीए एग्जाम करवाता है, पर नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। ना आप एसटी के हो, ना ओबीसी के हो, ना ही आप किसी और चीज के हो। रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म हो जाती है। तो फिर एक बार फिर दिमाग में आया
पीए एग्जाम तो बहुत टफ है। उस टाइम ऑल इंडिया एम्स में नेफ्रोलॉजी की अलग से एग्जाम होता है, उसमें ऑल इंडिया में 13 सीट थी और कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि कैसे क्रैक होगा, ये तो बहुत ही मुश्किल टफ है। उसमें भी 2 स्टेज में एग्जाम होता है, एक आपका एमसीक्यू बेस होता है और सेकेंड आपका इंटरव्यू होता है जो कि दिल्ली एम्स के प्रोफेसर लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा ट्राई तो करना चाहिए, क्या ही हो जाएगा एक बार ट्राई करने से। तो फिर मैंने एसआरशिप के साथ ही नीट एम्स का जो एग्जाम है जिसमें 13 सीट थी, तो उसमें मैंने ऑल इंडिया में 10th रैंक हासिल करी। मतलब बताने की ये है एक सिंपल की कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि आप किस एरिया से आ रहे हैं, कौन से गांव से आ रहे हैं, जरूरी ये है कि आप कहां तक पहुंच रहे हैं। बहुत बार ऐसा देखा है लोगों को कि शुरुआती फेज में वो बहुत ही आगे होते हैं कि उन्होंने स्टेट मेरिट पे आ गए, नीट में बहुत अच्छा यूजी में कर लिया, एमबीबीएस में कर लिया सिलेक्शन। इसके बाद उनका लग रहा है कि नहीं अब तो हो गया, अब आगे क्या करना है, अब तो हम जाएंगे मेडिकल ऑफिसर बनेंगे या कुछ भी। उनके अंदर क्षमता सबके अंदर है, पर वो सबसे जरूरी है टैलेंट सबके अंदर है, पर हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, निरंतरता और मेहनत, ये आपको हर स्टेज पे करनी है। आज मुझे तीनों एग्जाम क्रैक करने में और डीएम मेरी कंप्लीट करने में मैं 31 इयर्स का हो गया हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आप पढ़ नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते। तो एम्स का हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हुआ। इंटरव्यू के बाद मेरी रैंक थोड़ी और अपग्रेड हुई, मुझे ऑल इंडिया 7th रैंक मिला और एम्स से मुझे एम्स भोपाल मिला। और एम्स भोपाल में नेफ्रोलॉजी विभाग उस टाइम शुरुआत हो रही थी और एक ही सीट थी, मतलब मैं एम्स भोपाल का फर्स्ट कैंडिडेट था जिसको नेफ्रोलॉजी अलॉट हुई थी। पर फिर से मम्मी पापा का आया कि नहीं बेटा, अब तो एक डिग्री तो तुझे राजस्थान से करनी ही है, तूने गुजरात से कर ली, वाराणसी उत्तर प्रदेश से कर ली, अब तो एक राजस्थान से करना ही है। तो फिर मैंने नीट एसएस का एग्जाम दिया और नीट एसएस का एग्जाम देते हुए मैंने राजस्थान स्टेट में नीट एसएस में 3rd रैंक हासिल की और 3rd रैंक से मैंने एसएमएस जयपुर में एडमिशन लिया 2022 में। तो फिर 3 साल मैंने डीएम किया, डीएम कंप्लीट अभी लास्ट ईयर, अभी जैन में ही मेरा कंप्लीट हुआ। फिर डीएम कंप्लीट करने के बाद 2 साल का बॉन्ड पीरियड होता है जिसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किया जाता है। तो उसमें मेरा ऑल राजस्थान में 2nd रैंक है और अभी मैंने 2-3 महीने पहले एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट आरएनटी में ज्वाइन किया है। धन्यवाद। तो ये मेरी अभी तक की जर्नी है, पर अभी और भी आगे जाना है ये मन में है, क्योंकि अभी आरपीएससी का एग्जाम हुआ है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो